Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am teacher Nabila, Senior Subject Specialist Chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. I hope all of you are fine by the grace of Allah Almighty. Students, you are studying chapter number 8 and the topic alkenes. Students, in this chapter you have studied what are alkenes, their general properties and nomenclature. You have studied different rules for naming the compounds of alkenes and different methods for the preparation of different alkenes. Students, today we discuss more about alkenes. We will discuss topic 8.4.3 to 8.4.5. Students, alkenes, as you know, are the compounds having double bond between the two carbon atoms. At least one double bond must be present in alkenes. More than one double bond may also be present. General formula for alkenes you have studied CnH2n means जितने number of carbon atoms होंगे उससे double number of hydrogen atoms होंगे. इसकी examples आपने पढ़ी होंगी. C2H4 ईथीन यानी 2 कार्बन एटम हैं तो ईथीन कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 2 तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स डबल होंगे यानी 4. इसी तरह से प्रोपीन, अगर आपके पास 3 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है और कम से कम उसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो प्रोपीन C3H6 एंड सो ऑन. Students, first of all, we discuss the reactivity of alkenes. This is the structure of alkene. कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर alkenes और इसका नेम है ईथीन यानी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है. Students, you can see here black line shows the sigma bond and red line shows the pi bond. यानी ईथीन के एक मॉलिक्यूल में जो एक डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है. और ज़रूरी है पाई बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो. स्टूडेंट्स, देयर इज़ डबल बॉन्ड इन एल्कीन. वन इज सिग्मा बॉन्ड and one is pi bond. Sigma bond is very strong bond and cannot be easily broken, but pi bond is a weak bond and can be easily broken. So the reactivity of alkene is due to pi bond. Yani alkenes are very reactive compounds and its reactivity is due to pi bond. Students, pi bond is formed by the parallel overlapping of the p orbitals. यानी p orbitals जब parallelly overlap करती हैं तो उसके result में pi bond बनती हैं. And the probability of finding the electron is away from the line joining the two nuclei. यानी ये lines आपको नजर आ रही हैं, सिग्मा बॉन्ड हो या pi बॉन्ड हो, दोनों केसेस में ये कार्बन कार्बन के न्यूक्लियाई को ये lines ज्वाइन कर रही हैं. लेकिन in case of pi bond, the electronic cloud is above and below the line joining the two nuclei. यहाँ आप देख सकती हैं फिगर में कि p ऑर्बिटल्स हैं. ये p ऑर्बिटल्स जब पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो उसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनता है. यहाँ आपको 2 लोब्स नजर आ रहे हैं पाई बॉन्ड के, एक इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और एक नीचे. यानी पाई बॉन्ड में 2 लोब्स बनते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई होती है. यानी ये कार्बन कार्बन के दरमियान ये लाइन है तो
इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा वो इस लाइन के ऊपर और नीचे होगा, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई होगी। यानी जो आपको ये लोब्स नजर आ रही हैं अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर एटम्स के जो है न्यूक्लियाई जो है, जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो है जो लाइन ज्वाइन कर रही है न्यूक्लियाई को, तो उसके ऊपर और नीचे जो लोब्स नजर आ रही हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम वहां पर होगी और वहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फर्मली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये इतनी टाइटली बॉन्डेड नहीं होती हैं और ये बहुत मजबूती के साथ भी दोनों का एटम्स के दरमियान मौजूद नहीं होती हैं, ये लूजली अटैच्ड होती हैं। एंड पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, इसलिए वो आसानी के साथ ब्रेक हो जाता है। यहाँ भी आप फिगर में स्टूडेंट्स देख सकती हैं कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ये इसके पी ऑर्बिटल्स हैं, ये पैरेलल ओवरलैप करती हैं जिसके रिजल्ट में हमें पाई बॉन्ड मिलता है। पाई बॉन्ड हमेशा उन कंपाउंड्स में बनता है जिनमें ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है। तो यहाँ भी आप देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर और नीचे आपको नजर आ रहा है। तो ये पाई बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड बहुत वीक होता है और आसानी के साथ ब्रेक हो जाता है। यही वजह है कि अल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स एज कंपेयर टू अल्केन्स एंड अल्काइन्स। Pi bond breaks very easily, due to which alkenes become the most reactive class of compounds and they undergo electrophilic reactions very easily. यानी जब इलेक्ट्रोफाइल्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैक करती हैं तो बहुत आसानी के साथ पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल्स कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाती हैं। Electrophiles are atoms or molecules which are electron deficient and they carry partial positive charge and will seek an electron pair to form a covalent bond. यानी ऐसी तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलें ताकि वो दूसरे एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकें। स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। चूंकि अल्कीन्स बहुत रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं इसलिए हम देखते हैं कि इनमें किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। दीज रिएक्शंस आर आल्सो ड्यू टू द पाई बॉन्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। Students, first of all we see addition reactions. Addition reactions are those reactions when two smaller substances come together to form a larger substances. In case of alkenes, double bond breaks when the reactant molecule attacks and adds across it. यानी जब कोई भी मॉलिक्यूल अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो मॉलिक्यूल भी दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है और उसके एटम्स दोनों कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है में ऐड हो जाती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस with different oxidizing agents and different compounds are formed. यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करे, बल्कि डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ वो रिएक्ट कर सकती हैं मॉलिक्यूल्स, अल्कीन के मॉलिक्यूल्स, और उसके रिजल्ट में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन रिएक्शंस। यानी एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी अल्कीन्स किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो मॉलिक्यूल भी दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है और उस मॉलिक्यूल को जो एडिंग रीजेंट होता है उसके दोनों एटम्स या दोनों पार्ट्स दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये एडिशन रिएक्शंस कैसे होती हैं और कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कैसे ऐड होती है अल्कीन्स में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। Hydrogenation is a process in which a molecule of hydrogen is added to an alkene in the presence of catalyst at a moderate pressure 1 to 5 atmosphere to give a saturated compound. This process is called catalytic hydrogenation. यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कोई भी कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम अभी देखते हैं। और 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम में ब्रेक हो जाता है और दोनों हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन एटम के साथ ऐड हो जाती हैं और ये बन जाता है ईथेन। यानी हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल था, जब हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड की तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम के साथ अटैच होगी तो ये बन गया ईथेन, जो कि हमारे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह से अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं क्योंकि रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होता है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिलीज होती है, उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। यानी इस रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है that is called heat of hydrogenation. इसमें ज्यादातर अल्कीन्स में हर एक डबल बॉन्ड के ब्रेक होने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है वो है 120 किलो जूल्स पर मोल। यानी अगर कोई भी अल्कीन ले लें तो उनमें अगर एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसके ब्रेक होने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो 120 किलो जूल्स पर मोल होती है। और जो इसमें कैटलिस्ट यूज होते हैं वो मोस्टली प्लेटिनम, प्लेडियम एंड निकल यूज होते हैं, लेकिन हम मोस्टली निकल यूज करते हैं क्योंकि प्लेटिनम और प्लेडियम जो है वो एक कॉस्टली मेटल्स हैं, इनको आमतौर पर यूज नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, चूंकि मोस्टली रिएक्शंस में हम निकल इस्तेमाल करते हैं, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि निकल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम आम तौर पर रेने निकल यूज करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम एलॉय विद कास्टिक सोडा। यानी जब निकल एल्यूमिनियम एलॉय को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में निकल एंड एल्यूमिनियम का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, निकल अलहदा हो जाता है और सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जिसको हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं और साथ इसके हाइड्रोजन रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ द अल्कीन्स आर हाइड्रोजिनेटेड ओवर रेने निकल एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर अप टू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में, यहाँ बेंजीन है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो इसके तमाम बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं
और हमें प्रोडक्ट मिलता है साइक्लोहेक्सेन। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूं कि हमारे पास मॉलिक्यूल में जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं उतने ही हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज करते हैं। यानी एक बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यूज होता है। यहाँ हमारे पास बेंजीन में 3 बॉन्ड्स हैं और हमने 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यूज किए, या हम कह सकते हैं हमने 3 मोल्स हाइड्रोजन के यूज किए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, जिसके रिजल्ट में तीनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगी, तो हमें प्रोडक्ट मिला साइक्लोहेक्सेन। अगली एग्जांपल में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन। 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन, यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी 2 हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन एटम वो कार्बन एटम जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद था उनके साथ अटैच हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिलेगा आइसोब्यूटेन। आप देख रही हैं सामने प्रोडक्ट है हमारे पास आइसोब्यूटेन। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये रिएक्शन भी निकल की प्रेजेंस में होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक और एग्जांपल आपके लिए, ये है ब्यूटीन। यानी जब हमारे पास 4 कार्बन एटम्स होते हैं और उनमें एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो उसे हम कहते हैं ब्यूटीन। ये ब्यूटीन भी जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी ब्रेक हुआ। ये रिएक्शन भी निकल की प्रेजेंस में होता है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो दोनों हाइड्रोजन एटम जो डबल बॉन्ड के साथ दोनों कार्बन एटम अटैच थे उनके साथ ऐड हो जाएंगे और हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं ब्यूटेन। यानी इसमें अब कोई भी डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है जिसको हम कहेंगे ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एज वेल एज इन इंडस्ट्री। यानी हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को लेबोरेटरी एज वेल एज इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इन इंडस्ट्री इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। यानी जब हम वेजिटेबल ऑयल्स लेते हैं और उनमें से हाइड्रोजन पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वेजिटेबल ऑयल्स में मौजूद तमाम डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं और इस तरह वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी उनमें घी के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। इन लेबोरेटरी इट इज यूज्ड एज अ सिंथेटिक मेथड as well as an analytical tool in those reactions which are generally quantitative। यानी लेबोरेटरी में हम उन तमाम रिएक्शंस के लिए ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं जहां पर क्वांटिटी से हमारा कंसर्न होता है। यानी उनकी क्वांटिटी जो है वो हमने लेनी होती है या उनकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड यानी हाइड्रोजन एंड हेलोजन HX मॉलिक्यूल्स। अल्कीन्स रिएक्ट्स विद aqueous solution of hydrogen acid to form alkyl halides। यहां पर आप देख सकते हैं अल्कीन्स हाइड्रोजन हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं और अल्काइल हेलाइड्स बनाती हैं। अल्काइल हेलाइड्स RX कंपाउंड्स आप पढ़ चुके हुए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड इज हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन HCl। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में इथीन का मॉलिक्यूल है। जब इसने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, यानी हेलोजन एसिड हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह हाइड्रोजन हेलाइड्स या
हैलोजन एसिड्स की एडिशन होती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक कार्बन के साथ क्लोरीन और एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इथीन का मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मीन्स कि हम इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल होती हैं उनमें किसी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और किसी भी कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हो सकता है। यानी इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अटैच हो रही हैं तो वो किसी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और किसी भी कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रोपीन, यानी जिनमें 3 कार्बन एटम होती हैं। यहां पर अब ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, यानी इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जब ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो इसमें हैलोजन सेंटर वाले कार्बन एटम के साथ अटैच होगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। गर्ल्स, यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक एडिशन नहीं कर सकते, यानी अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं तो उस केस में हाइड्रोजन और हैलोजन को हम अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि हैलोजन जो है वो सेंटर वाले कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक्चुअली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अल्कीन्स एक्सेप्ट्स प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अ कार्बोकेटाइन। यहां पर देखें ये अल्कीन्स हैं, ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये हाइड्रोजन हैलाइड से प्रोटॉन लेगा और वो प्रोटॉन जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हैलोजन आइंस यानी हैलाइड आइंस इसमें से निकल जाएंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब हाइड्रोजन एटम फर्स्ट स्टेप में कार्बन के साथ अटैच हुआ तो दूसरा कार्बन जो था उसकी इक्विवेलेंसी फ्री होगी, तो उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये कार्बोकेटाइन दोबारा हैलाइड आइन के साथ रिएक्ट करता है। अब ये हैलोजन आइन या हैलाइड आइन अब उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकेटाइन के साथ ये अटैच होगा और इस तरीके से हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा CH3CH2X, यानी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहां पर जरूरी है कि हैलोजन एटम उसी कार्बन के साथ अटैच हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे कार्बन एटम में वैसे भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, उसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। स्टूडेंट्स, जब हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन होती है तो अल्कीन्स में 2 तरह से रिएक्शंस होती हैं। आपने अभी देखा यहां पर 2 तरह के रिएक्शंस होती हैं। एक सिमेट्रिकल अल्कीन्स में आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन और हैलोजन एटम अटैच होती हैं और उस केस में सिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में जिस मर्जी कार्बन के साथ हैलोजन अटैच हो जाए और जिस कार्बन के साथ चाहे हाइड्रोजन अटैच हो जाए। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में ऐसा नहीं होता। यहां पर हमें एडिशन करते वक्त एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं मार्कोनी रूल, यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एक रूल के अकॉर्डिंगली होती है जिसको हम कहते हैं मार्कोनी रूल। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज गवर्न्ड बाय मार्कोनीज रूल। हम देखते हैं ये रूल क्या है। दिस रूल स्टेट्स दैट in addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent
goes to that carbon constituting the double bond which has least number of hydrogen atoms. इस रूल के अकॉर्डिंगली जब हम एडिशन करते हैं किसी भी अनसिमेट्रिकल रीजेंट की अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, तो उस सूरत में जो हमारे पास एडिंग रीजेंट है यानी हाइड्रोजन हेलाइड, क्योंकि यहां पर भी हम अनसिमेट्रिकल रीजेंट की बात कर रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल रीजेंट जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड है, उसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट will go to that carbon atom having less number of hydrogen atoms. यानी एडिंग रीजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। हम देखते हैं यहां पर, ये देखें आपके सामने ये एग्जांपल है, ये हमारे पास प्रोपीन है जो कि एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन एटम है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब इसको हमने रिएक्ट करवाया हेलोजन एसिड के साथ यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। अब इसका नेगेटिव पार्ट यानी एडिंग रीजेंट का नेगेटिव पार्ट यानी क्लोरीन विल अटैच टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मॉलिक्यूल में कोई और कार्बन एटम मौजूद है जहां पर उसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो हम उसके साथ क्लोरीन को अटैच कर दें, ऐसा नहीं होता। वो कार्बन एटम जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, उन कार्बन एटम में से वो कार्बन एटम जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यहां देखिए आप क्लोरीन, अब फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, उसमें क्लोरीन था CH2 के साथ अटैच हो रहा है, फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो रहा है यहां पर, और ये प्रोडक्ट दे रहा है 1 क्लोरोप्रोपीन, यानी क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है 1 क्लोरोप्रोपीन। तो ये हमारे पास रॉन्ग प्रोडक्ट है। हमने कहा क्लोरीन विल अटैच टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सो इन द सेकंड केस, अब यहां पर देखें कि क्लोरीन सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। देखिए प्रोपीन में हमारे पास सेकंड कार्बन के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम अटैच है, फर्स्ट कार्बन के साथ 2 और थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। थर्ड को तो हम वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो लिहाजा क्लोरीन यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट विल गोज टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लिहाजा क्लोरीन सेकंड कार्बन के साथ अटैच होगा और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा 2 क्लोरोप्रोपीन। आइए हम इसको एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहां पर देखें, ये एक और एग्जांपल है आपके पास, ये भी हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां पर देखें हाइड्रोजन ब्रोमाइड एडिंग रीजेंट है जो कि एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है। ये जब हम ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो इसका नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमाइड आइन विल अटैच टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब यहां पर देखें कि इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, सेकंड कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो लिहाजा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो ब्रोमाइड आइन कार्बन के साथ अटैच होगा सेकंड कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगी। यहां देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ ब्रोमाइड इन्होंने अटैच की हुई है और ये बनता है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन और ये प्रोडक्ट हमारे पास रॉन्ग है। सेकंड में आप देखें, सेकंड में ब्रोमाइड आइन सेकंड कार्बन के साथ अटैच है और ये प्रोडक्ट बनता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट है हमारे पास। लिहाजा अनसिमेट्रिकल रीजेंट्स में अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मार्कोनिव्स रूल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हम सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरीके से ऐड करेंगे। व्हेन अल्कीन्स आर ट्रीटेड विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड they are dissolved because they react by addition to form alkyl hydrogen sulfate। यानी जब हम अल्कीन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। यहां पर आप देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है ईथीन की। जब हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड का ये भी आयोनाइज होता है, तो इसका बाइसल्फेट आइंस या हाइड्रोजन सल्फेट आइंस एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और हाइड्रोजन एटम दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। यहां पर देखिए आप, फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, दूसरे कार्बन के साथ OSO3H, इसको हम HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट भी कह सकती हैं, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी HSO4 या OSO3H भी लिख सकती हैं। और ये ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके ये बनाएगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो प्रोडक्ट बना है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या यूं कह लें कि इट on boiling with water decompose to give corresponding alcohols। यानी इन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स को जब हम बॉयल करते हैं वाटर के साथ तो ये corresponding alcohols देती हैं और साथ सल्फ्यूरिक एसिड अगेन रीजेनरेट हो जाता है। यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला हमारे पास अल्कीन होगा उतने ही कार्बन एटम वाला हमारे पास अल्कोहल बनेगा। यहां देखिए हमारे पास ईथीन था जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, और अब जो अल्कोहल बना उसमें भी हमारे पास 2 कार्बन एटम हैं। यानी जो भी हम अल्कोहल हासिल करना चाहते हैं उसी कार्बन एटम वाला, उतने ही कार्बन एटम वाला हम अल्कीन यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजेंस। एडिशन ऑफ हेलोजेंस इज आल्सो कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजेंस is also called as halogenation। The alkenes on treatment with halogen in an inert solvent like carbon tetrachloride at room temperature give vicinal dihalides or 1,2 dihalogenated products। विसिनल डाइहलाइड, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विसिनल डाइहलाइड्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो 2 कार्बन एटम साथ साथ अटैच्ड होते हैं, जैसे ये 2 कार्बन एटम आप देख रही हैं, इनमें हेलोजन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है तो इनको हम कहेंगे विसिनल, और चूंकि 2 हेलोजन अटैच हैं तो विसिनल डाइहलाइड्स। यानी जब हम अल्कीन्स को रिएक्ट करवाती हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर, तो ये विसिनल डाइहलाइड्स हमें देते हैं। यानी 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ 2 हेलोजन एटम अटैच्ड होते हैं तो इनको हम विसिनल डाइहलाइड्स कहते हैं। ब्रोमीन एंड क्लोरीन आर इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स, यानी बहुत अच्छे रिएक्शंस देती हैं ये ब्रोमीन और क्लोरीन, बहुत इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। फ्लोरीन इज टू रिएक्टिव टू कंट्रोल द रिएक्शन। एक्चुअली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत विगरस होता है जो कि अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए हम मोस्टली यूज नहीं करती हैं। एंड आयोडीन डज नॉट give this reaction। Students, now we see the mechanism of addition of halogens, यानी किस तरीके से हेलोजेंस अल्कीन्स में ऐड होती हैं। We see the mechanism of addition of halogens। यहां पर भी हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है a bromine molecule becomes polarized as it approaches the alkene। यानी ब्रोमीन मॉलिक्यूल जैसे ही अल्कीन के करीब पहुंचता है वो पोलराइज्ड हो जाता है। दिस पोलराइज्ड मीन्स के एक ब्रोमीन के ऊपर, ब्रोमीन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज
और एक बोरोमीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस पोलराइज्ड बोरोमीन मॉलिक्यूल ट्रांसफर्स अ पॉजिटिव बोरोमीन एटम टू द अल्कीन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बोरोमोनियम आइन। यहां आप देख सकते हैं जैसे ये बोरोमीन का मॉलिक्यूल अल्कीन के करीब किया तो ये पोलराइज्ड हो गया, यानी एक बोरोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक बोरोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो बोरोमीन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो जाएगा अल्कीन के साथ और वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और बनाएगा बोरोमोनियम आइन। यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बोरोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं बोरोमोनियम आइन। अब इसमें जिस बोरोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो ब्रोमाइड आइन यहां से निकल जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड आइन, यानी वही वाला ब्रोमाइड आइन जो यहां से निकला था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वही वाला दोबारा अटैक करेगा ऑन द कार्बन ऑफ द बोरोमोनियम आइन। यानी अब ये बोरोमोनियम आइन के साथ जो कार्बन अटैच्ड हैं इनके ऊपर अटैक करेगा टू फॉर्म विसनल डाइब्रोमाइड्स एंड द कलर ऑफ द बोरोमीन इज डिस्चार्ज। यहां देखें आप, अब ये हमारे पास पहले ही बोरोमोनियम आइन था, ये नेगेटिव चार्ज वाला बोरोमाइड आइन या इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोरोमाइड आइन कहते हैं, ये अब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जो कि बोरोमोनियम आइन के साथ अटैच है और ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। पहले कार्बन के साथ बोरोमाइड आइन मौजूद था, अब ये दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इस तरीके से दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ दो बोरोमाइड आइंस अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे विसनल डाइब्रोमाइड। यानी दो बोरोमीन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर मौजूद हैं, इनको हम कहेंगे विसनल डाइब्रोमाइड। जैसे ही ये रिएक्शन होता है बोरोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। इसलिए हम इस टेस्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, कि रिएक्शंस में डबल बॉन्ड हैं या नहीं है, क्योंकि अगर रिएक्शंस में डबल बॉन्ड होंगे तो वो ब्रेक होंगे, उनका रिएक्शन होगा और जब रिएक्शन होगा तो बोरोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर उसमें डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो वो बोरोमीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, जब रिएक्शन नहीं होगा तो उसका कलर भी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो लिहाजा इस टेस्ट को हम डबल बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड HOX, इसको हम कहते हैं HOX हाइपोहेलस एसिड, यानी इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक इसमें हेलोजन एटम होता है। If the halogenation of an alkene is carried out in an aqueous solution, halo alcohol is formed called halohydron। यानी यहाँ पर जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हेलोजन्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ। इसके रिजल्ट में हमें मिलता है हाइपोहेलस एसिड और हेलोजन एसिड। अब ये हाइपोहेलस एसिड जो है ये रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ। जब ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल का यानी हाइपोहेलस एसिड का एक हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे हेलोहाइड्रन। हेलोहाइड्रन यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद हो और हेलोजन एटम भी मौजूद हो, उनको हम कहेंगे हेलोहाइड्रन। In this reaction, molecules of the solvent become reactants too। यानी जो इसमें हम सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल भी रिएक्टेंट बन जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें भी हम ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत विगोरस होता है और वो अनकंट्रोल्ड होता है, और आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं होता। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े वो सारे एडिशन रिएक्शंस थे। हमने देखा कि कैसे डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसमें कैसे ऐड हो जाता है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यानी ये दूसरी टाइप है
अल्कीन्स के रिएक्शंस की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यानी इन रिएक्शंस में अल्कीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं या मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करती हैं और हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, यानी जब एडिशन होती है ऑक्सीजन की ऐसे तमाम रिएक्शंस उनको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अल्कीन्स व्हेन मिक्स्ड विद ऑक्सीजन और एयर and passed over a silver catalyst at a high temperature and pressure add an atom of oxygen to form epoxide. Epoxides serve as the starting material for the industrial production of glycols. Students, यहाँ पर आप देखें ये अल्कीन है हमारे पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटालिस्ट एंड एट अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑक्सीजन का एक एटम दोनों कार्बन के साथ ज्वाइन करेगा। यानी यहाँ पर आप किसी एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ ज्वाइन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे एपोक्साइड, या इसको हम इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। एपोक्साइड एक जनरल नेम है जो इस तरह के कंपाउंड्स के लिए, तमाम कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास दो कार्बन एटम हैं तो हम इसको कहेंगे इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें कि यहाँ है हमारे पास प्रोपीन, यानी 3 कार्बन एटम के साथ प्रोपीन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटालिस्ट एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसको भी हम जनरली एपोक्साइड ही कहेंगे, लेकिन इसका नेम होगा प्रोपाइलीन ऑक्साइड। चूंकि 3 कार्बन एटम है तो इसलिए हम इसको कहेंगे प्रोपाइलीन ऑक्साइड। तो यानी ऑक्सीजन जब हम ऐड करते हैं अल्कीन्स में तो हमें इस सिलसिले में या इस केस में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो एपोक्साइड्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, यानी जब भी हम किसी भी कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करेंगे तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। When alkenes are treated with mild oxidizing agents like dilute 1% KMnO4 solution, जिसको हम बेयर्स रीजेंट भी कहते हैं, at low temperature, hydroxylation of double bond occurs, resulting in the formation of dihydroxy compounds known as vicinal glycols। यानी जब हम अल्कीन्स को रिएक्ट करवाती हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड यानी बहुत हल्का सा, बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट नहीं है, ये हल्का सा लाइट सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। जब इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं हम यहाँ पर 1% KMnO4 सोल्यूशन यूज करते हैं जिसको हम बेयर्स रीजेंट भी कहते हैं। और लो टेम्परेचर के ऊपर तो हाइड्रोक्सिलेशन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें ऐड हो जाएंगे। ये 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, यहां भी एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होते हैं और प्रोडक्ट है इथाइलिन ग्लाइकोल। और साथ इसके जो एडिशनल प्रोडक्ट हमें मिलेंगे या साइड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैंगानीज डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, यहां पर पोटाशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है जो कि डिस्चार्ज हो जाता है, यानी दिस टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। यानी यहां पर भी हम इस टेस्ट को डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को का पता चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो रिएक्ट करेगा KMnO4 के साथ जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बनेगा और उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा।
लिहाजा दिस टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल, कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कंबस्टन, यानी किसी चीज का जलना, कंबस्टन। अल्कीन्स बर्न इन एयर विद ल्यूमिनस फ्लेम एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर्स। इथीन फॉर्म्स हाईली एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन। यहां पर भी अल्कीन्स है हमारे पास, जब ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं और वो बर्न करती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करती हैं, साथ लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ओजोनोलिसिस, यानी एडिशन ऑफ ओजोन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। एडिशन ऑफ ओजोन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। स्टूडेंट्स, as you know, ozone is a highly reactive allotropic form of oxygen. It reacts vigorously with alkenes to form unstable molozonite, which rearranges spontaneously to form an ozonite. यहाँ पर भी हमारे पास ये अल्कीन का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम इथीन भी कहते हैं। जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन बहुत विगरस होता है, बहुत फास्ट होता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मोलोजोनाइट। ये मोलोजोनाइट प्रोडक्ट बहुत अनस्टेबल होता है और ये फौरी तौर पर रीअरेंज होता है और होने के बाद ये ओजोनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये ओजोनाइट मॉलिक्यूल भी अनस्टेबल होता है और ये डायरेक्टली रिड्यूस होता है विद जिंक एंड वाटर, और ये रिडक्शन के रिजल्ट में यानी रिड्यूस कर जाता है और इसके रिजल्ट में हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपने पढ़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप्स में कि वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप होता है उनको हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहते हैं। तो यहाँ पर जब ओजोनाइड्स की रिडक्शन होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनते हैं। यहां पर देखें आप, ये ओजोनाइट का मॉलिक्यूल है, जब इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो इसकी रिडक्शन होती है और यहां से ये एक यहां से मॉलिक्यूल इस तरह से ब्रेक होगा, दूसरा यहां से ब्रेक होगा और इसके रिजल्ट में हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करती है और जिंक ऑक्साइड और वाटर बनाती है। दिस रिएक्शन is used to locate the position of double bond in alkenes. यानी हमने अब तक जितने रिएक्शंस पीछे पढ़े हैं, they are used for the detection of double bond, to detect the presence of double bond, कि उसमें डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। लेकिन ये रिएक्शन यूज होता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है अल्कीन्स में, वो किस जगह पर मौजूद है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। लिहाजा जो प्रोडक्ट बनेंगे उससे हमें पता चलेगा कि डबल बॉन्ड किस जगह पर मौजूद था। लिहाजा दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन अल्कीन्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। बहुत कॉमन प्रोसेस है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा। इन दिस प्रोसेस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स, जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल इज नोन एज पॉलीमर्स। यानी छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं वो आपस में नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं और कंबाइन होने के बाद एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाती हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोनोमर्स एक तरह के भी हो सकती हैं, यानी एक ही किस्म के मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होते जाएं और हमें पॉलीमर दें, या 2, 3, 4 मुख्तलिफ मॉलिक्यूल भी हो सकती हैं जो आपस में ज्वाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती हैं और फिर उस मॉलिक्यूल की रेपिटेशन होती है और उसके रिजल्ट में हमें पॉलीमर्स मिलती हैं।
कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है एक पॉलीमर बनाने के लिए, जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हों, जैसे इलास्टिसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू फॉर्म फाइबर्स, ताकि हम एक पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर से डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जब बढ़ते जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाती हैं। इस तरह से हम एक पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इथीन एज ए मोनोमर है, यूनिट हमने लिया है। एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉलीमराइज टू पॉलीथीन और पॉलीइथाइलीन, यानी जब ये इथीन का मॉलिक्यूल 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपस में नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन करते हैं तो ये पॉलीथीन या पॉलीइथाइलीन बनाता है। अ गुड क्वालिटी polythene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminium triethyl and titanium tetrachloride catalyst। ये अगर हम बहुत अच्छी किस्म का पॉलीथीन लेना चाहते हैं तो हम ये कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, यानी एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं तो हमें एक अच्छी किस्म का पॉलीथीन जो है वो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ इथीन, कि हम इथीन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं या इसके क्या एडवांटेजेस हैं या इसके क्या यूजेस हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, अ प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, बैग्स, बॉक्सेस, रेनकोट्स, शूज सोल्स एक्स्ट्रा। यानी हमने जनरली पढ़ा कि हम पॉलीमराइजेशन के जरिए पॉलीथीन बनाते हैं। अब पॉलीथीन की बहुत सारी वेराइटीज हैं हमारे पास। देखिए, है तो ये पॉलीथीन एक प्लास्टिक मटेरियल ही, लेकिन इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसको हम यूज करते हैं बनाने के लिए टॉयज, बैग्स, बॉक्सेस, रेन कोट्स, शूज सोल्स। तो लिहाजा ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने मोनोमर्स हैं, नंबर ऑफ मोनोमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलीथीन कैसा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोनोमर्स बढ़ाते जाएंगे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी जो हम फ्रूट, कच्चा फ्रूट जो है वो हम ले आते हैं और उसको फिर हम आर्टिफिशियली जो है वो राइप करते हैं उनको, तो उसमें ये यूज होता है एज अ जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बेहोश करने के लिए। फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, अ केमिकल यूज इन वर्ल्ड वॉर 1, द नेम कम्स फ्रॉम इट्स मस्टर्ड लाइक ऑर्डर। It is not a gas but a highly boiling liquid that is dispersed as a mist of tiny droplets. It is powerful vesicant that is causes blisters. Students, मस्टर्ड गैस बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं इथीन को, जो कि एक केमिकल है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी ये यूज किया गया था। एक्चुअली ये गैस नहीं है बल्कि हाईली बॉइलिंग लिक्विड होता है जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रे कर दिया जाता है जंग के दिनों में, और ये ब्लिस्टर्स कॉज करता है, यानी बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फिर जलन महसूस होती है और इरिटेशन होती है। तो ये एक केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इथीन है, जब ये सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो उसके रिजल्ट में मस्टर्ड गैस बनती है और साथ सल्फर जो है वो इसमें प्रोड्यूस होती है। It is also used to prepare epoxy ethane used in the manufacturing of detergents. Detergents जो हम मुख्तलिफ किस्म के सर्फ, सोप्स वगैरह यूज करते हैं या इस टाइप के और मटेरियल्स उनमें इस्तेमाल होता है। It is also used as a starting material for a large number of chemicals of industrial use as glycol, ethyl alcohol, ethyl halide, यानी लेबोरेटरी में और इंडस्ट्री में यूज होने वाले मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्वेंट्स और केमिकल कंपाउंड्स बनाने में भी इथीन यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव पॉलीथीन फिल्म, प्लास्टिक मिल्क बॉटल्स, लार्ज व्हील्ड रबश बिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन एंड इथेनॉल। मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक के मटेरियल्स बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स,
आज के लेक्चर में आपने पढ़ा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्यों ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शंस पढ़े कि किसी भी इथीन के मॉलिक्यूल में या अल्कीन्स में कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल कैसे ऐड होता है। एडिशन रिएक्शंस में हमने हाइड्रोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड पढ़ा। ये तमाम रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मार्कोनिव्स रूल पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन हेलाइड्स की एडिशन अल्कीन्स में कैसे होती है, और वो भी खास तौर पर जब अल्कीन्स हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो। क्योंकि अल्कीन्स अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल हैं और एडिंग रीजेंट भी अनसिमेट्रिकल है तो फिर उसके लिए हमें मार्कोनिव रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक दफा फिर मैं आपको बताती चलूं कि इन केस ऑफ एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट विल गो टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कि जो भी हम रीजेंट ऐड करें अगर वो अनसिमेट्रिकल है, मीन्स कि वो एक तरह के एटम्स पर मुश्तमिल नहीं है, तो उस केस में जो नेगेटिव पार्ट होगा उस एडिंग रीजेंट का वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें डबल बॉन्ड है और उसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़े कि कैसे अल्कीन्स ऑक्सीजन और डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करती हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट देती हैं। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, कंबस्टन, ओजोनोलिसिस यानी एडिशन ऑफ ओजोन एंड पॉलीमराइजेशन कि किस तरीके से स्मॉलर मोनोमर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके अलावा हमने इथीन के इसमें यूजेस पढ़े कि हम कहाँ कहाँ इथीन को यूज कर सकते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, असाइनमेंट फॉर यू, व्हाई आर अल्कीन्स द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, how Marconi's rule explain the addition of halogen acid. Question number 3, what is Raney-Nichols? What is its use? Question number 4, what is polymerization? And question number 5, what is ozonolysis? Why is it important? Students, I hope कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।